नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जयघोष पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी। और विदुषी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी सारी जिंदगी एक कला को सर्व कर दी। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम कथक गुरु और नृत्यांगना सुरभि जी की। बहुत बहुत स्वागत है सुरभि। अगर आपकी बात की जाए तो आप संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड आपको मिला है, नेशनल गोल्ड मेडल आप जीत चुकी हैं और साथ ही साथ आपको श्रृंगार मणि अवार्ड भी मिल चुका है। इस वक्त आप प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स की सेक्रेटरी हैं, एनजीओ चला रही हैं। इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं मैनेज? मुझे लगता है कि अगर इंसान कुछ भी करना चाहे तो वो ज़रूर मैनेज कर सकता है अगर उसका पैशन उससे जुड़ा हो। तो मेरे लिए भी मेरी कला समझ लीजिए एक साधना है और हम लोग उसी में ही लगे रहते हैं, उसी में ही हमने अपना जीवन लगा दिया है। तो उसमें जितने भी मौके मिलते हैं हम कला से कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे आप जो नए लोग आ रहे हैं उनको जोड़ सकते हैं, कैसे हम आर्टिस्टों की मदद, हम लोग का पूरा रुझान उस तरफ है। तो 24 घंटे, मुझे तो लगता है 24 घंटे भी कम है थोड़े और घंटे बढ़ जाने चाहिए। अच्छा, एक दौर था सुरभि जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो उस दौर से आपने शुरुआत की, मतलब शुरुआती दौर में हम महिलाओं को तो संगीत से या फिर नाटक से या फिर डांस से दूर रखा जाता था। आपकी ज़िंदगी में कब शुरुआत हुई? आपने कब नृत्य की तरफ आपका रुझान है, इस बात का आपको पता चला? देखिए, मुझे लगता है कि हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है और अगर बचपन से ही उस टैलेंट को हम समझ लेते हैं या माँ बाप समझ लेते हैं तो उसको उसमें ही एक्सेल करने के लिए छोड़ना चाहिए। पहली तो मेरी ये सोच है। और उसी तरह से जहाँ तक मेरे रुझान की बात करें तो मेरी मदर भी कहती थी कि मैं पैदा हुई थी और म्यूज़िक बजता था और मैं नाचने लगती थी। और कुछ ऐसा था कि वो संगीत से जुड़ते ही अपने आप पैर थिरकने लगे, अपने आप नाचने लगे। कि छोटी सी थी तब से जहाँ जो भी कंपटीशन होता था, कहीं पे कुछ भी संगीत से जुड़ा हुआ कुछ भी हो रहा है तो दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। जबकि उस वक्त में कोई इस तरीके का प्रमोशन नहीं होता था। मदर को मेरी शौक था, फादर मेरे थोड़ा सा ठाकुर फैमिली से हूँ मैं, तो थोड़ा ठाकुरों में होता है, ठाकुरों की लड़कियाँ नाचेगी गाएगी क्या, तो वो उनके अंदर वो चीज़ थी। लेकिन मैं ज़िद्दी थी बचपन से, मैं कहती थी तुमको सपोर्ट करना है करो, मैं अपना करूँगी। मैं थोड़ी सी हमेशा से एक ज़िद्दी रही, फोकस्ड रही कि मुझे लगता था कि मैं अपने काम को करूँगी। तो पिताजी ने भी जब मुझे बड़े होते होते देखा, क्योंकि बहुत कम उम्र में मेरे माता पिता का देहांत भी हो गया था, शायद वो मेरी सक्सेस भी मतलब जिस तरह से उनको देखनी चाहिए थी वो नहीं देख पाए, और वो जहाँ भी होंगे अब आशीर्वाद देते होंगे। लेकिन जब उन्होंने मुझे इस तरह से रुझान से बढ़ते हुए देखा तो पिताजी जब उनकी डेथ हुई उसके 2-3 महीने पहले जो मेरे गुरु थे पंडित अर्जुन मिश्रा जी, उन्होंने खुद मुझे उनके सुपुर्द किया कि मेरी बेटी, मुझे लगता है कि आप इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं और इसके अंदर जो पैशन है तो ये इसमें कुछ अच्छा कर सकती है वो। बट ऑब्वियस कि वो मेरे सक्सेस तो नहीं देख पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद जाते जाते मुझे मिल गया। आपने गुरु की बात की तो आपने जो सीखा है वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखा है। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो तमाम तरह के वर्कशॉप्स हैं, एकेडमीज़ हैं। क्या डिफरेंस है गुरु शिष्य परंपरा में सीखने का और एकेडमीज़ और वर्कशॉप से अगर आप सीख रहे हैं तो क्या फ़र्क हो जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम को उनके पिता ने गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ उस परंपरा को सीखने के लिए वहाँ तक भेजा, उस वन में भेजा। जो राजा का बेटा है उसके पिता को भी वनवास पे क्यों भेजना पड़ा? वनवास इन द सेंस नॉट 14 वर्ष का वनवास, पहले जब शिक्षा दीक्षा दी गई थी उस वक्त भी उनको वन में छोड़ा गया अपने जो उनके गुरु थे उनके पास में। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा को जब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे 24 घंटे वो जो एक 24 घंटे का जो एक सर्किल चलता है उसमें कैसे गुरु की सेवा करनी है, कैसे उससे ज्ञान लेना है, कैसे समर्पण से ज्ञान पैदा होता है, ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए वो अगर वो राजा के बेटे बन के उसको सिखाना चाहते तो वो नहीं सिखा सकते थे। इसीलिए राम इतने सहृदयी हैं, इसीलिए राम ने हर इतना सब कुछ सीखा और इतना डाउन टू अर्थ हैं। हम हमेशा राम की, तो वो वही है गुरु शिष्य परंपरा, वही संगीत में भी फॉलो करी जाती है। और संगीत में आज तक की डेट के जितने भी बड़े से बड़े संगीतज्ञ हों, गायक हों, नर्तक हों, उन्होंने कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा
परंपरा से ही, चाहे वो एकेडमीज़ में भी अगर अच्छे गुरु हैं और उन्होंने उस चीज़ को बढ़ाया है तो वो गुरु शिष्य, लेकिन फॉलो वही परंपरा करनी पड़ेगी। आप 1 घंटे की क्लास में यू कांट बी अ विनर, है ना। Correct, आपको हाँ। 24 घंटे, आपको आईएएस बनना है तो 18 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 18 घंटे रियाज भी तो करना पड़ेगा। क्या बात कही है आपने। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुरभि। बातों का सिलसिला जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद उनसे उनकी जिंदगी के तमाम आयामों के बारे में हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बात हो रही है कथक गुरु और नृत्यांगना सुरभि जी से। सुरभि, कहा जाता है कि जब आप कोई भी कला सीखते हैं, अगर हम नृत्य की बात करें तो इसमें गति होती है, इसमें चंचलता होती है और बढ़ती उम्र के साथ भी आपको आपकी उम्र का अंदाज़ा नहीं होता। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इस बात से आपकी एग्री करती हूँ, क्योंकि कला जो है वो आपको जवान करती है। आपका शरीर बूढ़ा हो सकता है पर कला तो निखरती जाती है। क्या बात और जैसे एक आप कहें कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन का काम फिजिकल होता है। जिसका काम सिर्फ फिजिकल होगा वो एक समय पे आके उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। लेकिन कला तो है, आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है, आप इनर से निकलती है, आप उसमें डूबे हुए हैं। तो जितना आप डूबते जाते हैं वो उतना ही निखरती जाती है और आपको उतना ही जवान करती जाती है। तो इसमें तो आप समझिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरा जीवन भी लगा दें या कई सारे जन्म भी लगा दें तो आप और निखर के ही आएंगे। इसमें मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे होता क्या है कि अगर आज के दौर की बात की जाए तो महिलाएं जो हैं बहुत बढ़ चढ़कर, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, हिस्सा ले रही हैं। लेकिन अगर आप बड़े नामों की बात करें तो चाहे वो लच्छू महाराज जी हों, बिरजू महाराज जी हों, शंभू महाराज जी हों, यही नाम खुलकर सामने आते हैं। महिलाओं का एज ए गुरु वो भागीदारी नहीं दिखती है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, उसकी वजह एक दूसरी भी थी, क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा सा आप किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। दूसरी चीज़ कि ये जो नृत्य का क्षेत्र है उस वक्त अच्छा नहीं। आप अगर हमारे इधर पूरा बैकग्राउंड देखें तो उसमें जब हमें अपने ज़माने में इतनी प्रॉब्लम हो गई तो वो और भी पिछला ज़माना है जहाँ पे महिलाओं को उस तरह से आज़ादी नहीं थी, ना सीखने की, ना काम करने की। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हुआ तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई। सितारा देवी का नाम लें, गीतांजलि लाल जी का नाम लें, बहुत सारी हजारों हजार जो बहुत अच्छे गुरुओं के, उर्मिला शर्मा जी, उर्मिला नागर जी, पूरा जिनसे उमा शर्मा जी, तो ऐसे कई सारी नर्तकियां और जिन्होंने देश विदेश में अपनी पूरी कला को पहुंचाया। लेकिन उनको मौका जब मिला तब वो ये कार्य कर पाई। तो मौके जो पहले नहीं थे, उस युग में नहीं थे, वो जब मिले तो फिर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और बढ़ चढ़ के नाम भी किया। सुरभि, कथक की अगर बात की जाए तो इसमें जितना खुलापन है उतना ही कायदा भी है, तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे करते हैं? एक्चुअली क्या है कि परंपरा फॉलो करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही तात ही तत् है। लेकिन उसको अलग अलग गुरुओं ने अपना एक अलग अलग सोच दी है, अलग अलग डिवाइननेस उसमें पैदा हुई है। किसी ने उसके बोलों पे काम किया है, किसी ने लयकारी पे काम किया है, किसी ने भाव पे काम किया है। तो देखिए कितना इसमें, मतलब आप खुल के इसमें आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। यही कथक में बहुत ही एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन यही उन्मुक्तता कभी कभी माइनस भी हो सकती है, क्योंकि उसमें जिसने पूरी तरह से शिक्षा नहीं ली और अगर वो उसमें खिलवाड़ करने लग जाएगा तो वो शायद वो अर्थ का अनर्थ हो जाए। लेकिन वही अगर आप शिक्षा लेके, आप अच्छे गुरुओं से ग्रहण करके, और जब एक समय आता है, जैसे एक चीज़ चावल पक गया कि नहीं पक गया, जब चावल पक जाए उसके बाद आप उसमें खेलिए, आपके पास पूरा आसमान है। क्या बात कही आपने। आपने भाव भंगिमाओं की बात की, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जिस वक्त आपको देख रहे हैं वो कुछ झलक देख पाएँ। बिल्कुल। ये भी मैं एक ठुमरी के माध्यम से, ठुमरी या कजरी जो हम लोग की बनारस की बहुत अच्छी परंपरा है, तो 2-4 भाव मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ यहाँ तो मैं बिल्कुल। हाँ, आई नो थोड़ा सा बाउंडेशन है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी। हाँ। लेकिन क्योंकि मैंने वही कहा कि कला जो होती है वो आपके अंदर होती है, भाव जो होते हैं वो आप नज़र उठे और भाव बन जाए, यही कथक की एक खूबसूरती है। तो मैं कोशिश करूँगी। बैठी सोचे ब्रज बाम, हेरी सुनो
मोरा धाम, नहीं आए घनश्याम, नहीं आए घनश्याम, घेरी आई बदरी। वाह, बहुत खूबसूरत सुरभि, बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाले पोस्चर्स थे, मूवमेंट थे एंड भाव भंगिमाएँ थीं। कला की अगर बात की जाए तो आप क्या डिफरेंस देखती हैं एक कला को सीखा हुआ व्यक्ति और एक जिसकी ज़िंदगी में कला नहीं है, दोनों के व्यक्तित्व में क्या फ़र्क होता है? अ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कला जो है वो आपको अगर आप सचमुच में उससे जुड़ जाते हैं तो आपको कुछ बाहरी और भौतिक चीज़ों से बहुत अलग कर देती है। आपके अंदर एक डिवाइननेस पैदा होती जाती है, आप ईश्वर के ज़्यादा करीब होते जाते हैं। क्योंकि मीरा नाची, कबीर ने गाया, दोहे गाए, लेकिन उस दोहे से जुड़ के वो कैसे ईश्वर से जुड़े ये हम आज तक सोचते हैं। तो कला जब वो ईश्वर के लिए है तो वो साक्षात ईश्वर से जोड़ने का उपाय है। तो अगर हम किसी भी तरीके का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो यही पूजा करने का ही साधन कला है। तो अगर मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को कला संस्कृति से ज़रूर जुड़ना चाहिए, और वो भले ही इसको प्रोफेशन ना बनाए लेकिन अपने अंदर एक डिवाइननेस को पैदा करने के लिए वो कला और संस्कृति से ज़रूर जुड़े। बिल्कुल सही कहा सुरभि। और कहा जाता है कि धूप में निकलो, बारिशों में नहाकर देखो, धूप में निकलो, बारिशों में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। तो हमारी ज़िंदगी में आजकल के वक्त में अगर देखें तो इतना प्रेशर रहता है बच्चों पे पढ़ाई का कि अगर वो कोई आर्ट फॉर्म ज्वाइन करना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई और साथ ही साथ आप अगर कुछ सीखना चाहें फोक से रिलेटेड या फिर कला से रिलेटेड तो बड़ा मुश्किल होता है। वो टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चे क्या करें, कैसे मैनेज करें? जैसे आपके एकेडमीज़ में भी बहुत बच्चे आते हैं, वो कैसे टाइम निकालते हैं? एक्चुअली देखिए, अगर हम बच्चों को सिर्फ एक तरफ फोकस्ड करवा देंगे, मान लीजिए हमने उनको कहा कि आपको सिर्फ पढ़ना है, तो वो उनके जीवन में भी वो समय आएगा कि उनके लिए पढ़ाई कुछ बोरिंग हो जाएगी। लेकिन उनके पास अगर उन्मुक्तता होगी, कुछ वो कला संस्कृति से जुड़, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं अभी तक का ये एग्जाम्पल है कि वो पढ़ाई में ज़्यादा बेटर करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास एक चैलेंज होता है कि नहीं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं और साथ में हमको इसके लिए एक परमिशन मिली है, हम एक चीज़, क्योंकि देखिए इसकी भी पढ़ाई है, इसमें भी PhDs हैं, इसमें भी लोग डॉक्टरेट करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं। तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन MA BA जो भी कर रहे हैं उसके बाद भी तो आपका फोकस नौकरी पे ही होता है। तो आप सोचिए कि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े थे, जिसके लिए आप पैशनेट थे, उसी में आपको काम भी मिल गया आगे जीवन में, तो वो तो जीवन भर के लिए उसको एक उद्देश्य भी मिल सकता है। और कला में ऐसा सोचना है लोगों का कि हमारे पास इसमें भविष्य नहीं है, इसमें बहुत बेहतर भविष्य है। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका नाम भी बचपन से उनको नाम भी मिलता है, मंच भी मिलता है, स्टेजेस मिलते हैं। इसके अलावा वो MA BA ग्रेजुएट और ये सारी आपकी PhDs करके वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर, लेक्चरर के पदों पर भी बैठते हैं। तो आपको क्षेत्र कौन सा चुनना है, ये थोड़ा शुरू से एक फोकस्ड होना ज़रूरी होता है। और तभी कला में भी आना चाहिए कि उसको पता हो कि मुझे यही क्षेत्र चुनना है। थोड़ी एक इनसिक्योरिटी होती है पेरेंट्स को, उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो बेसिकली उनका ये होता है कि जीविकोपार्जन या एक अच्छी लाइफ, हेल्दी वेल्दी लाइफ उनको मिलेगी वहाँ पर। लेकिन जब कलाकारों की बात आती है थोड़ा सा जहन में एक डामाडोल होता है कि आगे क्या करियर है। देखिए उसकी भी वजह है, उसमें भी अगर हम लोग साउथ में चले जाएं तो हर घर में म्यूजिक है, वहाँ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनको म्यूजिक उनके ट्रेडिशन में है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे ट्रेडिशन में होना चाहिए, हमें चुनना है कि नहीं चुनना है, ये तो आप कितना उसमें काम कर ले जाते हैं और कितना उसमें डूब जाते हैं, ये तो आपको आने वाला समय बता। लेकिन होना हर घर में चाहिए। हर घर में होने से जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि युवा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, नशे का शिकार
शिकार हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग विकृतियों का शिकार हो रहा है, वो मेरा ये दावा है कि वो उससे बहुत बचेगा। और कोई भी कलाकार ने शायद किसी के साथ कोई ऐसा अपराध नहीं किया होगा, तो अपराधों से बचेगा। तो जो जनरेशन है, देखिए जब उसकी एक एज आएगी तो उसको भी कहीं एक रिलैक्स, एक फ्री माइंड, तो अगर हम उसको संस्कृति दे रहे हैं, अपनी परंपरा दे रहे हैं, हम उसको तबला सिखा रहे हैं, हम उसको गाना सिखा रहे हैं, तो उसका जो एक खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा और वो एक क्रिएटिव चीज़ में लगेगा, क्रिएटिव चीज़ करेगा। इस वक्त जो महिलाएं आपको देख रही हैं और सुन रही हैं, मैं उनके लिए पूछना चाहती हूँ कि अमूमन कहा जाता है कि जब आप किसी आर्ट फॉर्म को बहुत शुरुआत से सीखते हैं तो सीखना आसान हो जाता है, बट अगर महिला 30-40 के आसपास है तो इज़ दैट पॉसिबल कि वो अपनी ज़िंदगी में कथक को शामिल कर सके और सीख सके और उसका कोई स्कोप हो? कोई मेरा फिर वही कहना है कि किसी स्कोप के लिए ना करे, लेकिन अगर उसके मन में एक नर्तक था जो बचपन से उसका मन नाच रहा था और जब भी कुछ गाना बजता था वो नाचने खड़ी हो जाती थी, तो बट ऑब्वियस कि हमको अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए, और क्योंकि वो समय मेरा है, मैं उसमें अपने आप के लिए जीती हूँ, तो ये तो हर महिला के लिए ज़रूरी है। वो पूरे दिन भर, रात भर, पूरे परिवार के लिए एक महिला जो है काम करती है, सुबह से उठ के नाश्ता, चाय पानी, पति बच्चे सब कुछ करती है, तो वो सब पूरे बटी हुई है ना। लेकिन वो खुद के लिए क्या करती है? अगर वो खुद के लिए करना चाहे तो वो किसी भी उम्र में किसी भी प्रोफेशन को चुन सकती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसको अपना करियर बनाना हो, लेकिन अपने लिए तो, अपनी खुशी के लिए तो चुन सकती है। बिल्कुल सही कहा सुरभि आपने कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कब करना है, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको ये लगे कि आपको ये करना है, तो वक्त अपने आप निकल आता है। तो इसी के साथ, इन खूबसूरत बातों के साथ सुरभि, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे बिकॉज वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन अगले कार्यक्रम में हम किसी नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, बातें कराएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप आई हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हो।